चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास में ये एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, सही है। F इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखेंगे और कुछ चीज़ें आज हम नहीं जानेंगे। नमस्ते। देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया F इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जो F है वो F क्या है? फोर्स। M1 क्या है? मास। M2 क्या है? M2 भी मास है। और D क्या है यहाँ पर इस फॉर्मूले में? डिस्टेंस। यही तो था। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास M1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास M2 है और इनके बीच की डिस्टेंस D है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालें यूनिट ऑफ, पहले यहाँ से अगर बात करें जी क्या है, जी रह गया। जी बताओ, जी क्या है इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। चलो अगर हम यहाँ से निकालें यूनिट ऑफ जी, इस कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये आपको निकालना आना चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूले में जी को एक ही तरफ रहने दो और बाकी जितनी भी इसके साथ में टर्म्स लिखी हुई है उसको दूसरी तरफ भेज दो। तो डी स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो जी के अपोन में लिखा हुआ है, तो इधर जाएगा डी स्क्वायर, तो एफ के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इधर कितना बचेगा? जी M1 × M2। और अगर M1 और M2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये एफ डी स्क्वायर के अपोन में आ जाएंगे, M1 भी और M2 भी, ठीक है। चलो यहाँ तक कर लिया हमने, ठीक है। अब इन सब की यूनिट रख देते हैं। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम। इधर भी मास की यूनिट किलोग्राम हो जाएगी। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। ये यूनिट रखते हैं। इधर है फोर्स, तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन। इधर है डी, डी मतलब मीटर, तो ये हो जाएगी मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर कर दिया। M1 कितना? M1 की यूनिट किलोग्राम और M2 की यूनिट भी किलोग्राम। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम, किलोग्राम की मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सही है भाई। चलो ये तो हो गई यूनिट की बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको? दूसरी बात ध्यान रखनी है वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ऑफ जी बताओ जरा, कौन बताएगा जी की वैल्यू? कल बताई थी मैंने। 6.673 इंटू 10⁻⁻11, है ना। अब यूनिट तो हमें पता चल गई, ये याद रहनी चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू। ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, नोट कर लिया? चलो अब हम देखते हैं इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बताओ, कोई बताएगा क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ये वही फोर्स है जो हमें धरती से बांधे रखता है। अगर अर्थ हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाती तो क्या हम धरती पर टिक सकते थे? क्या अर्थ पर हम खड़े हो सकते थे? नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? द फोर्स, इट इज अ फोर्स, हम बोल सकते हैं इट इज अ फोर्स कैसा फोर्स है ये? कैसा फोर्स है? डेट बाइंड अस, दैट बाइंड्स अस, किससे जोड़े रखता है ये? टू द अर्थ। ये हमें अर्थ से जोड़े रखता है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो हम अर्थ पर टिक भी नहीं सकते, चल भी नहीं पाएंगे। सही है, तो ग्रेविटी की वजह से ही हम अर्थ पर चल पाते हैं। ठीक है, दूसरा कोई बताएगा? ये क्या करता है? ये करता है इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ, इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जो मून का मोशन है अर्थ के अराउंड, ये उसको भी एक्सप्लेन करता है। अगर अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा तो मून अर्थ के चक्कर ही नहीं काट सकता, है ना? वैसे ही अर्थ और सन के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, इट एक्सप्लेन्स मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। और एक आध पॉइंट और बताएगा कोई? जो टाइड्स होती हैं, द टाइड्स, टाइड्स जानते हो? कौन जानता है टाइड्स क्या होती हैं? हाँ, द टाइड्स अकर ड्यू टू मून एंड सन। टाइड्स कैसे आती हैं? मून और सन के द्वारा। टाइड्स में क्या होता है? पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो कैसे होता है? देखो, जब मून या अर्थ, है ना, मून और अर्थ की बात करें तो मून जब अर्थ के पास से होकर गुजरता है ना, तो क्या करता है? मून भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है अर्थ पर, और अर्थ भी मून पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है। तो उसी मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्रों के अंदर हलचल होती है। सही है, मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? चलो, ये नोट कर लिए होंगे। अब एक न्यूमेरिकल करना है आपको। सही है, रेडी हो न्यूमेरिकल के लिए?
इसको करेंगे भाई। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको गिवन है मास ऑफ अर्थ। लेट अस सपोज मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं या M1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मास ऑफ अर्थ को 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ अर्थ गिवन है। मास ऑफ मून गिवन है M2 कितना, 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितनी गिवन है, 3.84 इंटू 10⁵। ठीक है, किलोमीटर। तो ध्यान रखना पहले तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाय 1000। तो देखो 10⁵ ऑलरेडी है और 3 जीरो ये हो गए, तो 5 और 3 जीरो कितने हो जाएंगे, 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। और क्या गिवन है, हमें कैपिटल जी की वैल्यू भी गिवन है कि कैपिटल जी की वैल्यू, सही है, कैपिटल जी की वैल्यू रखनी है हमें 6.7 इंटू 10⁻11 ये रखना है। और क्या बताना है, कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स बताना है। चलो हम तो जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू जी M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर, है ना। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, जी की वैल्यू या नीचे ही पुट कर लेते हैं, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 इंटू M2 की वैल्यू 7.4 इंटू 10⁻22। ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर मतलब 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। सही है भाई, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। किसी ने करा क्या सॉल्व, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लोगे, मैं कराऊं सॉल्व, ये बताओ। करा दूं, चलो फिर। देखो ऊपर है 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, सही है। अगर ऊपर 10⁻ देखेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। ऊपर 10 मल्टीप्लाई में चल रहा है सबके, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 10⁻11 में ऐड हो जाएगा क्या, 24, और क्या ऐड हो जाएगा, 22। तो हमें 10⁻ कितना मिलेगा, देखो ज़रा, 46 में से 11 माइनस कर दो, तो ये मिलेगा हमें 35। तो ऊपर मैं लिख दूँ सीधा सीधा 10⁻35। चलो नीचे देखते हैं, नीचे स्क्वायर है, तो 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻ कितनी है, 8, और 8 का स्क्वायर, तो 10⁻ कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, चलो देखो इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया, क्योंकि इसके बाद भी दो प्लेसेस पे हैं, इसके बाद भी दो प्लेसेस में है ना। ठीक है, तो अपने पास फाइनल क्या बचा अभी, ये बचा 667
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, देखो नीचे से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, और अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से ये कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई 74 लिख देता हूँ मैं इसको। और देखो 10⁻35 तो ये ऑलरेडी है, और एक 10 ये रहा, तो ये हो जाएगा 10⁻36 अपॉन, ये हुआ 384 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 10⁻16। अब डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस में हो जाती है। तो देखो 667 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 74 अपॉन 384 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 36 में से 16 जाएगा तो 10⁻, कितनी बचेगी, 20। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 667 इंटू 6 इंटू 7.4, तो ये अपने पास जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा अपने पास 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। 10⁻20 तो हमारा आ गया, बस इसको सोल्व करना है तुम्हें। इसको सोल्व करके मैंने बता दिया कितना आएगा, 2.02। ठीक है भाई। तो जी की वैल्यू यही तो रखी है। अच्छा 6.67 रख दी हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 6.7 कर लो, 6 हटा दो यहाँ से, तो फिर एक पॉइंट का गड़बड़ हो जाएगा मामला बस। ऊपर 21 कर लो, फाइनल आंसर यही आएगा फिर भी। ऊपर 21 कर लो, फाइनल आंसर करोगे तो अब 20 आ जाएगा। सही है। तो मेरे माइंड में जी की वैल्यू 6.67 ही रही। कर लिया भी नोट, आगे बढ़े। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। सही है। एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, लेकिन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। देखो सबसे पहले ये है क्या, मान लो ये अर्थ सरफेस है ना, और हमने इस सरफेस से ऊपर की तरफ ये एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करी, है ना। तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और मान लो ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंची। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट। फिर ये क्या होगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी इस तरह से, और वापस अर्थ पर गिर जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा ये देखो, जब हमने इसे ऊपर की तरफ थ्रो करा तो तब तो हमने इसको वेलोसिटी दी थी, हमने इसको स्पीड दी थी, या हमने इस पे फोर्स लगाया था। तो जो हमने फोर्स लगाया था उसकी वजह से ये ऊपर गई, और जितना हमने फोर्स लगाया उतनी हाइट तक, उसके अकॉर्डिंग उतनी हाइट तक गई। अब ये हाइट पे चली गई, तो वापस इसको नीचे की तरफ जो खींच रहा है, जो नीचे की तरफ खींच रहा है इसको, सही है, वो कौन सा फोर्स खींच रहा है इसको, अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ। तो कौन सा फोर्स खींच रहा है इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है। ठीक है।
ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है इसको। ठीक, अब अगर किसी भी चीज पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें एक्सिलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, नहीं, फोर्स ये होता है। अगर किसी चीज पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उसमें एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फोर्स कौन लगा रहा है? इस बॉल को जो नीचे की तरफ को खींच रहा है, वो कौन खींच रहा है? अर्थ। किस फोर्स से खींच रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसका जो एक्सिलरेशन होगा वो भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। तो वो जो एक्सिलरेशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब इस बॉल में जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? ग्रेविटी की वजह से। सही है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ जरा, समझ में आया कि क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? क्यों भाई? एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो, मान लो हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, ये अर्थ की सरफेस है, हमने ऊपर की तरफ एक बॉल थ्रो करी, ये बॉल थ्रो करी हमने ऊपर की तरफ, ये इस तरह से ऊपर जाएगी और फाइनल इतनी हाइट तक पहुंची ये बॉल, और अब क्या होगा? ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे आना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से नीचे आना शुरू हो जाएगी और ज़मीन पर गिर जाएगी। अच्छा, यहाँ तक जो गई, ये ऊपर तक जो गई, यहाँ तक कौन से फोर्स की वजह से गई? जो फोर्स से हमने इसको थ्रो करा था। लेकिन यहाँ पे इसके बाद जो नीचे की तरफ आ रही है, ये नीचे की तरफ किसके फोर्स के कारण आ रही है? जो अर्थ इस पर लगा रही है, और अर्थ इसको क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही है। सही है, कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है। अब जब ये नीचे की तरफ खींच रही है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। जब फोर्स लगता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सिलरेशन। तो जब तक हमने इसको फोर्स लगाया था तब तक तो इसमें एक्सिलरेशन जो था उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इस पे जो फोर्स लगाया वो लगाया अर्थ ने, जो कितना होता है? मान लो अगर इसका मास कितना है? स्मॉल एम है, और अब जो अर्थ का मास हम जनरली यूज़ करते हैं कैपिटल एम, तो वो कितना फोर्स है? एम एम अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेट कर लो, आर स्क्वायर है ना, आर। तो इतने फोर्स से नीचे की तरफ ये इसको खींच रही है, तो इसमें जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस पे, तो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स लगा रही है अर्थ, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो एक्सिलरेशन होगा इसमें वो भी अर्थ के द्वारा ही प्रोड्यूस होगा, और जिसको हम बोलेंगे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो फिर पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आपको आ गया होगा। सही है, फिर हम एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक, तो लिखना शुरू करेंगे। whenever an object falls, whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. An acceleration is involved. Involved, ठीक है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व रहता है। और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये किसकी वजह से होता है? दिस एक्सेलरेशन is due to
ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? देयरफॉर this acceleration is known as this acceleration is known as acceleration due to gravity। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। अगर इसकी बात करी जाए यूनिट की, तो इट्स यूनिट इज। अच्छा, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बताओ जरा? एक्सेलरेशन पढ़ा था आप लोगों ने। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? कौन बताएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये भी एक्सेलरेशन, चाहे ग्रेविटी के द्वारा ही क्यों ना हो, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो देखो, इस चैप्टर में हमने दो जी पढ़े। कौन कौन से जी पढ़े? एक तो स्मॉल जी। स्मॉल जी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। क्या होता है ये? जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ आ रहा होता है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो किसके कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण, या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसीलिए उसके एक्सीलरेशन को बोल देते हैं हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, जिसकी यूनिट कितनी होती है? जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो, इस चैप्टर में हमने एक कैपिटल जी भी पढ़ा। कैपिटल जी क्या है? ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, चलो इसकी वैल्यू भी बता देते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और अगर इसकी वैल्यू की बात करी जाए तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये दोनों जी में आपको डिफरेंस आना चाहिए कि कौन सी जी कौन सी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, याद रहेगा। क्यों भाई? नोट कर लिया? चलो, अब हम इन दोनों जी में रिलेशन देखेंगे, स्मॉल जी और कैपिटल जी। सही है, तो अगला हेडिंग डालेंगे हम रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी।
हाँ भाई प्रशांत बताओ स्मॉल जी क्या होता है। उन्नति आप बताओ कैपिटल जी क्या होता है। हाँ वेरी गुड। चलो अब हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ना। चलो देखो उसके लिए हम कुछ चीज़ें लेट करेंगे। लेट कि ये एक अर्थ है ना, ये अर्थ है अपनी, सही है। इसका मास, मान लो ये अर्थ का सेंटर है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ये डायग्राम ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये होगी अर्थ की रेडियस। अर्थ की रेडियस को रिप्रेजेंट कर देते हैं आर ई से, ठीक है, आर ई। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कुछ चीज़ें डिफाइन होती हैं, जैसे अगर हम अर्थ के बारे में बात करेंगे तो जो मास होगा, मास ऑफ अर्थ, उसको हम एम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जो रेडियस ऑफ अर्थ होगी उसको आर ई से, आर मतलब रेडियस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मास, ई फॉर अर्थ, सही है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो जो मास है, अर्थ का जो मास है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एम ई, ठीक है, या स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर दो, इनके बेसिस में स्मॉल ई कर लो, तो आर ई और एम ई, ठीक। आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ। इतनी बात क्लियर। तो इसका जो मास है वो है एम ई, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कोई इंसान ही खड़ा हुआ है ना, ये इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मान लो m है। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल m, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करेगी, या चलो छोड़ो, सबसे पहले हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा वो बताओ। अब एक मास तो है m जो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, और एक मास है खुद अर्थ, अर्थ भी तो एक मास है ना। अब ये दो मास हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जितनी अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस है आर ई, तो इन दोनों मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर ई। तो क्या ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा इनके बीच में, वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू जी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दोनों मास कितने, एक मास तो हमने लेट कराया एम ई, और दूसरा मास लेट कराया हमने स्मॉल एम, अपॉन क्या होता है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है कितनी है, आर ई, उसका स्क्वायर। ये बताओ ये सबको समझ में आया। अरे जल्दी बताओ भी, किस किस को समझ नहीं आया वो बताओ जरा। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर दो मास है ना, मान लो ये मास m1 है, ये मास m2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे पहले ही पढ़ा था वो क्या होता है, m1 इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आप सभी को आता है, प्रूफ भी कराइए, ठीक है। वैसे ही इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में भी तो सेम चीज़ है, जो मास m1 है वो तो ये रहा, और जो दूसरा वाला मास है वो ये रहा, बड़ा वाला m2, तो ये रहा m2 मास, है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r ई। तो ये दोनों कितना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, F इक्वल्स टू जी, m1 की जगह हमने क्या लेट करा है, स्मॉल m, इंटू एम टू की जगह कैपिटल ई, सॉरी कैपिटल एम,
और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर ई का स्क्वायर। बताओ सही है भाई। तो ये लगेगा इनके बीच का फोर्स। अब एक फोर्स और लगेगा, ये कौन सा फोर्स, वो फोर्स देखो, वो फोर्स कौन सा लगेगा, ये नीचे की तरफ को एक ऑब्जेक्ट जब भी हम अर्थ पर खड़े होते हैं तो वहाँ पे जो हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स लगाते हैं एम जी, जितना हमारा मास है और जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर है तो वो अर्थ पर इतना फोर्स लगाता है एम जी। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। देखो एफ की वैल्यू ये भी है और एफ की वैल्यू इधर ये भी है, तो क्या हम एफ की जगह एम जी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इधर एफ की जगह एम जी रखते हैं, एम जी इक्वल्स टू इधर कितना हुआ, जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। एम से एम कट गया तो जी कितना आया, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये है इन दोनों में रिलेशन। सही है भाई। इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ अगले पेज पे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रूफ करने को आएगा। सही है, कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन बताओ। तो देखो मान लो ये है अर्थ, ये क्या है, अर्थ। सही है, अर्थ की ये है रेडियस आर। अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, अर्थ जो है पहले ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और अर्थ के ऊपर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया स्मॉल एम मास का। अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम और ऑब्लिक में ई है ना, सॉरी नीचे ई बेस में। तो देखो जो अर्थ का मास कंसीडर करा जाता है, सेंटर से कंसीडर करेंगे हम मास को, तो अर्थ का मास तो ये रखा सेंटर में और एक दूसरा मास ये रखा अर्थ के बिल्कुल जस्ट ऊपर, है ना। ये वाला मास कितना है, ये वाला मास है एम ई, है ना, जो अर्थ का है। अब इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो वही डिस्टेंस होगी ना जो अर्थ की रेडियस होगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर ई। अब ये कुछ इस तरह का केस हो गया कि ये दो मास हैं, एक मास को हमने कैपिटल एम मान लिया और एक मास को एम ई, है ना, सॉरी स्मॉल एम और एम ई, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आर ई। तो अगर दो मास ऐसे होते, एक m1 और एक m2, इनके बीच की डिस्टेंस अगर d होती तो इनके बीच में फोर्स कितना रखता, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन अगर इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आर ई हमने अगर बोल दिया तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू जी, दोनों मासेस का प्रोडक्ट, पहला मास है m, दूसरा मास है एम ई, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस आर ई, तो आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर होता है तो वो अर्थ पे कितना फोर्स लगाता है, m इंटू जी, ये फोर्स लगाता है अर्थ के ऊपर। तो ये फोर्स और ये वाला जो फोर्स निकाला है सेम ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, बराबर फोर्स हैं, तो इस F की जगह हम रख सकते हैं एम जी। तो एम जी इक्वल्स टू एफ एम एम ई, सॉरी एफ नहीं आएगा यहाँ, जी आएगा, अपॉन आर ई स्क्वायर। एम से एम कटा तो यहाँ से जो स्मॉल जी की वैल्यू आई वो आई कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये एम ई क्या है, यहाँ पर एम ई जो है, एम ई है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और आर ई क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ। अब बताओ जरा मुझे किसे किसे समझ में नहीं आया।
आया समझ में? नहीं? अब देखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो हमको पता है क्या होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर मैं तुम्हें मास ऑफ अर्थ दे दूं, तो मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24। और अगर रेडियस ऑफ अर्थ दे दूं, ये किलोग्राम में होता है ना, रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जरा इस फॉर्मूले में तुम जब ये वैल्यूज रखोगे सारी, क्या फॉर्मूला आया, G इक्वल्स टू कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई एम ई की वैल्यू अगर रखोगे 6 इंटू 10⁻24 अपॉन नीचे आर ई का स्क्वायर है, मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस में रख दे, क्या प्लस में ही रहेगा। सही है भाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? नोट कर लिया? क्यों भाई? अरे जब मैं पूछता हूँ यार बताते क्यों नहीं हो, जल्दी बताओ। कर लिया? चलो अब, चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एक अर्थ है ना, ये इसका सेंटर, ठीक, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी, मान लो ये एक बॉडी है ना, जिसका मास m है, तो ये क्या करेगी, अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करेगी। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ पुल करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, है ना, खींचेगी। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम किसी बॉल को अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ की सरफेस है मान लो, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो अर्थ वापस से उसको अपनी तरफ पुल कर लेती है। और अर्थ जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ये कहाँ से लगाती है, सेंटर से। मतलब अर्थ जो किसी भी चीज़ को पुल करेगी वो कहाँ तक पुल करेगी, अपनी तरफ, सेंटर तक। अगर हम अर्थ में होल करते रहें, होल करते रहें और गड्ढा करते रहें ना अर्थ में, तो वो उस गड्ढे में जाता रहेगा जब तक सेंटर ना आ जाए कोई भी ऑब्जेक्ट। चलो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने अर्थ के अर्थ में ना एक होल कर दिया आर पार, ये अर्थ में हमने एक होल कर दिया आर पार, सही है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है और हमने इस होल में एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से डाला। तो मुझे ये बताओ, क्या वो ऑब्जेक्ट इधर साइड से निकल जाएगा या नहीं? बताओ जरा। क्यों नहीं निकलेगा? हाँ देखो मैं बताता हूँ, मान लो ये हमने ये ग्रीन कलर की एक बॉल डाली इसमें, सही है। तो अर्थ क्या करेगी, इस बॉल को अपनी तरफ पुल करेगी, ठीक है, करेगी। और सेंटर पर जैसे ही ये बॉल आ जाएगी, ये पुल करना बंद कर देगी। लेकिन ये ऊपर से बहुत स्पीड में आ रही होगी, तो सेंटर से थोड़ा नीचे भी निकल जाएगी ये। ऐसा तो नहीं है सेंटर पे ही आके रुक जाएगी,
जब इतनी ऊपर से डाला है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और यहाँ पे आके फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी नीचे चली जाएगी। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे जाएगा तो अर्थ वापस से उस पर वापस फोर्स लगाएगी अपने सेंटर की तरफ। तो ये जैसे ही जितनी दूर जाएगी ना बॉल, मान लो यहाँ पहुँच गई थी ये बॉल, इस पर वापस अर्थ इधर साइड फोर्स लगाएगी। अब ये वापस इसको सेंटर की तरफ पुल करेगी। अब ये वापस सेंटर पे जाएगी, थोड़ी स्पीड फिर बढ़ जाएगी, मान लो यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ से फिर सेंटर पे फोर्स लगेगा। फिर मान लो यहाँ पहुँच गई, यहाँ से इधर लगेगा। तो वो मतलब सेंटर के आसपास ही जिग जैग मोशन करने लगेगा ऑब्जेक्ट, वो कभी भी पार नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, चलो अब हमने देख लिया स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन भी देख लिया। अब देखते हैं डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है? इधर बात करते हैं कैपिटल जी की, सही है, ये है कैपिटल जी और ये है इधर स्मॉल जी। देखते हैं, सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस बताओ जरा, कोई बताएगा क्या है कैपिटल जी और स्मॉल जी में पहला डिफरेंस? सबसे पहला डिफरेंस में तो हम इनके नाम बताएंगे कि क्या इनके नाम होते हैं। तो कैपिटल जी क्या है? इट इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी क्या है? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। दूसरा डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? अब ध्यान रखना, दूसरा जो जी की वैल्यू होती है, ये क्या होती है? इट्स वैल्यू, सॉरी इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट ऑल ओवर द अर्थ। जो जी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, चाहे अर्थ पर कहीं भी चले जाओ, सही है। लेकिन अगर बात करें हम स्मॉल जी, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है ये वाला देखो। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे बात बताओ कि जो अर्थ है ना, अर्थ, अगर अर्थ की शेप देखी जाए तो अर्थ जो है ना पूरी स्फेरिकल नहीं बोल सकते, सही है, पूरी स्फेरिकल नहीं बोल सकते, वो कुछ इस तरह की होती है, सही है। तो उसकी जो रेडियस होती है वो अगर हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये अर्थ का सेंटर है। अगर हम जाएंगे पोल की तरफ, सही है, अगर हम जाएंगे किधर? पोल की तरफ, एक होता है पोल, एक होता है इक्वेटर, सही है। तो जो पोल की तरफ होती है और इक्वेटर की तरफ होती है, उन दोनों में रेडियस में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। देखो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाली डिस्टेंस कम है, ये वाली डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा है।
तो अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है, अर्थ की सरफेस पर अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो सीधी सी बात है जी भी चेंज होगा, क्योंकि स्मॉल जी के फॉर्मूले में आर ई आता है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस जो है अर्थ की वो अलग अलग है ना, हर एक पॉइंट पे जाएंगे, पोल पे रेडियस अलग है और इक्वेटर पे रेडियस अलग है, तो इसीलिए जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो चेंज होती है, इट्स वैल्यू चेंजेस एट सम पॉइंट लिख सकते हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिख सकते हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सही है भाई, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। वेरी गुड, आगे बात करते हैं, बताओ आगे, कोई बताएगा डिफरेंस? देखो, ये जो कैपिटल जी है ये तो है एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो स्मॉल जी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई बताएगा मुझे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? हाँ, तो जो देखो, जो स्मॉल जी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का भी जरूरी है होना, तो स्मॉल जी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या डायरेक्शन होती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है? स्मॉल जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, एक लास्ट लास्ट डिफरेंस में लिखेंगे हम इनकी वैल्यूज, है ना। तो लास्ट डिफरेंस में हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू एट इक्वेटर, इक्वेटर पर अगर हम बात करें, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस, तो इसकी इक्वेटर पर जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चारों डिफरेंस समझ में आए? एट इक्वेटर ऑफ अर्थ लिख लेना, एट इक्वेटर ऑफ अर्थ। ठीक है भाई।